हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता जो कि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित है उसका अध्ययन करेंगे। राजेश जोशी जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से आधुनिकता के साथ साथ जो प्राचीनता है, जो पुराना है, उसके संदर्भ में भी अपनी बेबाक राय प्रस्तुत की है। राजेश जोशी जी ने आधुनिकता एवं प्राचीनता दोनों का सुमेल और समन्वय करने की बात की है। राजेश जोशी जी अपनी कविता के द्वारा यह भी कहते हैं कि मनुष्य भले ही कितना आधुनिक हो जाए, प्रगतिशील हो जाए, लेकिन वह अपनी प्राचीनता, उसकी जो पुरानी संस्कृति है, उसका पुराना रहन सहन है, उसके पुराने विचार हैं, वह कहीं ना कहीं आज भी मनुष्य का साथ देते हैं और मनुष्य के विकास में मददगार सिद्ध होते हैं। राजेश जोशी जी ने कविता में अनेक उदाहरणों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कितना ही प्रगतिशील क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो पुरानी विचारधारा है, उसकी जो विनम्रता है, वह उसे काम आती है। अर्थात कि नई नई जो वैज्ञानिक उपलब्धियां मनुष्य ने हासिल की है और उसके साथ साथ आज यह जो क्रूरता का माहौल है, युद्ध का माहौल है, उसमें प्राचीन मान्यताएं, प्राचीन वस्तुएं तथा प्राचीन जो जीवन दर्शन है, उसका भी अपना अलग और शाश्वत महत्व है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्यता को बचाए रखने का प्रबल जो संघर्ष है उसे बहुत ही उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि मनुष्य को मनुष्यता बचानी है और उसके लिए निरंतर मनुष्य को संघर्षरत रहना होगा, क्योंकि अगर मनुष्यता नहीं है तो मानव का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। मनुष्य कितनी भी प्रगति कर ले, कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन आधुनिकता विचारों से होती है, ना कि रहन सहन खान पान से। तो आइए हम राजेश जोशी जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 ईस्वी में हुआ था। राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे राजेश जोशी जी ने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर अपनी लेखनी चलाई है। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी राजेश जोशी जी ने किया है। भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में इनकी कविता के अनुवाद भी हुए हैं। इनके 4 कविता संग्रह हैं। पहला एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरा मिट्टी का चेहरा, तीसरा नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच है। कहानी संग्रह में सोमवार और अन्य कहानियों में कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। आलोचनात्मक टिप्पणियों की किताब एक कवि की नोटबुक प्रकाशित हुई है। इन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार जी का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान के साथ केंद्रीय साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी जी की कविता में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज
और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए जो संघर्ष मिलता है वह हमें इस कविता में देखने को मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। यहाँ पे देखिए जो अंतिम पंक्ति थी कि आधुनिकता के बढ़ते कदम से यह जो दुनिया है वह नष्ट होने का जितना खतरा इस दुनिया पर, इस समग्र विश्व पर मंडरा रहा है, उतना ही जीवन की संभावना जो मनुष्य है, जो मनुष्यता है, उसकी जो संभावना है, कवि जो है वह उसी की खोज में बेचैन है। आइए अब हम कविता का अध्ययन करते हैं। हमारी पहली पंक्ति है कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। अब देखिए यहाँ पे है पहली लाइन कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया। कवि ये कह रहे हैं कि मनुष्य कितना भी विकासशील हो जाए, कितना भी प्रगतिशील हो जाए और कितना भी यह संसार बदल क्यों न जाए, लेकिन मनुष्य की जो पुरानी चीज़ें हैं वह उसे हमेशा उसके पास रहती है। काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। अब देखिए इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वो कहते हैं कि मनुष्य के काम तो हमेशा आती है उसकी जो कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें अध्ययन करना है, तो कितनी भी पुरानी पुस्तक क्यों ना होगी, हम उसे पढ़ेंगे, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं और अपनी शिक्षा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जो भी आज ग्रंथ हैं वह कितने ही प्राचीन हैं, कितने ही पुराने हैं, लेकिन वह उन ग्रंथों का आज भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और हम उन ग्रंथों में जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए जो विचार हैं, उसका हम आज भी अध्ययन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कवि का यही है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, लेकिन वह आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं। दूसरी पंक्ति है नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। अब यहाँ पे देखिए ये भी कहा जा रहा है कि नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे। कवि जो है वह बता रहे हैं कि हम आज इतने वैज्ञानिक समय में हैं कि हर बीमारी के लिए, हर दुख के लिए डॉक्टरी और वैज्ञानिक दवाइयाँ उपलब्ध है, मेडिसिन उपलब्ध है, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। तो आयुर्वेद कितना पुराना है, कितना प्राचीनतम है, तो हमारे जो दादी और नानी के जो घरेलू नुस्खे हैं, जो कहानियाँ हैं, वह आज भी हमारे लिए एप्रोप्रिएट हैं, उपयुक्त हैं, ससंदर्भ हैं, आज उचित हैं। जैसे कि आज भी छोटा बच्चा है वह अपनी नानी के यहाँ जाता है तो अपनी नानी से जिद करता है कि मुझे ये कहानी सुनाइए, वो कहानी सुनाइए। तो नानी भी जो है वो बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से उस छोटे से बच्चे को तरह तरह की कहानियाँ सुनाकर उसका मनोरंजन करती हैं। और ठीक उसी तरह जो दादी के घरेलू नुस्खे हैं कि छोटा बच्चा है, वह कहीं बाहर खेल रहा है, उसे कुछ खरोच आ गई तो वह तुरंत आता है, तो दादी कहती है कि इस पे हल्दी लगा दिया जाए, इस पे फिटकरी लगा दिया जाए तो खून आना बंद हो जाएगा। सर्दी ज़ुकाम है तो तुलसी का काढ़ा, अदरक का काढ़ा, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है वह हम आज भी नहीं भूले हैं और
समय समय पर हम अपनी उन पुरानी चीज़ों का उपयोग करते हैं। आज देखिए, अभी हम ये जो हमारा जो आज का समय है, इसमें जो पूरे विश्व में जो महामारी फैली हुई है, तो हम सभी लोग इससे संघर्ष में तो है ही मनुष्य, और पूरा विश्व भी इस महामारी से संघर्ष करने में लगा हुआ है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है, उसमें भी कहीं न कहीं आज हमारा जो कि ये पुरानी जो चीज़ें हैं कि आयुर्वेद से जुड़े हुए जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनका सेवन करिए, और काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो है तो पुराने, लेकिन वह आज भी कहीं न कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं और उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। काम आते रहते हैं जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन, और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। अब यहाँ पे देखिए, कवि जो है वह क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार युगों युगों से सदियों पुराने जो ये पहाड़ हैं, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है पर्वत, गिरी, तो ये जो युगों युगों से प्राचीन जो पहाड़ हैं वह भी हमारे काम आते हैं। यह जो नदियों के किनारे बसी प्राचीन सभ्यता है वह भी हमारे काम आती है। जैसे आज हिमालय पर्वत है, वह हमें जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं भारत की तरफ आती हैं जब जाड़े के दिनों में, तो वह हिमालय उन जो साइबेरिया से चलने वाली वो जो ठंडी हवाएं हैं उससे हमारा रक्षण करता है, हमारे देश में बर्फबारी होने से बचाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब सदियों पुराना हिमालय है तो ये उसी समय तात्कालिक समय में ही उपयोगी था, नहीं, वह आज भी हमारी सहायता कर रहा है, हम मनुष्यों के लिए एक वरदान है। और उसी हिमालय से निकली हुई जो नदियां हैं, आज वह मनुष्य जाति के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है, और उन्हीं नदियों का पानी मनुष्य उपयोग में लाता है अपने हर तरह के कार्य में, पीने के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए, जीवन यापन के लिए उन्हीं नदियों का पानी मनुष्य उपयोग में लाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे जब मनुष्य जो है उसका विकास हुआ, और मनुष्य का विकास होने के साथ साथ मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता जो है वह नदियों के किनारे बसती चली गई, क्योंकि नदियों के किनारे आसानी से खेती के लिए पानी उपलब्ध होता था, और फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन होता था, नई नई फैक्ट्रियाँ, नए नए कारखाने आदि, इस तरह से मनुष्य जो है वह विकास करता चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जैसे जैसे यह पुराना हुआ तो ये आज भी नष्ट हो गया, नहीं, हम कभी ना कभी अपनी उसी प्राचीन सभ्यता से हम उसका फ़ायदा उठाते हैं और उससे सीख लेते हैं। आज सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति है, ये जो सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यता है, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम पूरे विश्व में इन सभ्यताओं की चर्चा होती है, इन पर खोज होती है, खुदाई होती है, और हम यह भी पाते हैं कि उस समय कितने व्यवस्थित रूप से नगरों का आयोजन होता था, कितने व्यवस्थित रूप से उस समय की जो प्रजा थी वह खेती करती थी, उनके उस समय के जो बर्तन थे, औजार थे, जो पशु थे, बैल वगैरह, वो सब किस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे विकास किया और सभ्यता को सुसंस्कृत सभ्यता में परिवर्तित किया, उसका हम आज भी यह प्रारूप देखते हैं। तो इसी प्रकार जो स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की, तो वो जो स्मृतियाँ हैं, क्या हम उसे भुला देते हैं? नहीं, वह तो आज भी हमारे काम आती है, और हमेशा और हर युग में ये हमारे काम आती रहेगी। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। अब यहाँ पे देखिए, लेखक कहते हैं कि
इस संसार ने और मनुष्य ने बहुत ही प्रगति कर ली है और मनुष्य प्रगतिशाली और विकासशील होता चला गया है। तो आज हम किस समय में हैं, किस युग में हैं? तो कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में हैं। समय इतनी तेज़ी से बदल गया है कि पहले हम जिस काम को करने के लिए काफ़ी समय लगाते थे, आज वह चंद मिनटों का काम हो गया है। दूर बैठे हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, उसका हालचाल ले सकते हैं। मनुष्य जो है आज वह चंद्रमा तो ठीक, लेकिन मंगल ग्रह तक भी पहुंच चुका है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कभी ना कभी एक दिन वह भी आएगा कि मंगल ग्रह पर भी जीवन की खोज हो सकती है। तो ये सब क्या है? तो मनुष्य ने प्रगति तो की है, विकास भी किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो उससे छूटा नहीं है। जैसे दुनिया की हज़ारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। अब ये देखिए, एकदम बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है कवि ने और है तो बहुत ही सामान्य, लेकिन इसमें ये कि दुनिया की हज़ारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। साइकिल जो है वह एक बहुत ही सामान्य वस्तु है, पुराने समय में भी थी और आज के समय में भी है। तो अभी देखिए, एक कुछ दिन पहले की ही बात है कि ब्रिटेन में ये जो साइकिलिंग के लिए एक पूरा मतलब लोगों को एक पूरा एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया गया कि लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साइकिलिंग कर सकते हैं और एक पूरा सिस्टम वहाँ पे उसकी शुरुआत हुई कि लोग अपनी साइकिलें ले जाएं और जो साइकिलिंग है वह करें। और इस तरह का ये जो अभी समय चल रहा है, आधुनिक समय जो है, उसमें लोग अपने स्वास्थ्य को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, एक उस उद्देश्य से भी यहाँ पे हम देखते हैं साइकिल को कि साइकिल क्या है, वह एक है तो सामान्य वस्तु और बहुत ही आसानी से मिलती है और बिना खर्च का है, उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी कारों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए आज पार्किंग की सुविधा जो है वह भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है बड़े बड़े शहरों में। उसके लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए जा रहे हैं कि भाई कारों की पार्किंग इस व्यवस्थित ढंग से हो जाए और नहीं तो अन्यथा जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो साइकिल के लिए ऐसा कुछ नहीं है, साइकिल कितना भी जैम लगा रहे बहुत आसानी से निकल जाती है, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और तो और पर्यावरण का भी उससे संतुलन बना रहता है, पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य कि मनुष्य ने कंप्यूटर और सैटेलाइट जैसे विकास तो किए हैं, लेकिन इन्हीं कंप्यूटर और सैटेलाइट का इन उपकरणों का जो कचरा है वह कहीं ना कहीं पर्यावरण को दूषित करता है। लेकिन साइकिल ऐसी चीज़ है कि जो प्राचीन समय में भी थी और आज भी है, लेकिन वह पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सक्षम है, दूसरी ओर मनुष्य के स्वास्थ्य को बरकरार रखने में सक्षम है। तो हम कितने भी प्रगतिशील क्यों ना हो गए हों, लेकिन हमने हमारी जो पुरानी वह साइकिल है उसे हम नहीं भूले हैं। तो कवि जो है वह प्रस्तुत काव्य के माध्यम से उनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहने का उद्देश्य है कि मनुष्य जो है वह अपनी मनुष्यता को बरकरार रखे, भले ही कितना संघर्ष हो और उस संघर्ष के लिए कितना भी कार्य करना पड़े, लेकिन हमारी जो मनुष्यता है, हमारी जो विनम्रता है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, हमें उसे नहीं भूलना है। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही ध्यान से आप सभी ने सुना होगा। धन्यवाद।